चीन की साजिश और भारत का मुंहतोड़ जवाब। जी हां, भले ही चीन दावा करता हो कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, चीन के इस दावे की आज इंडिया न्यूज आपको हकीकत दिखाएगा कि गलवान खूनी झड़प की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, यानी कि चीन को, जिसे उसने सोचा भी नहीं होगा। भारतीय सैनिकों ने निहत्थे ही चीन को इतना बड़ा घाव दिया, इतनी बड़ी चोट दी कि जो उसे हमेशा याद रहेगा। इन सब के बीच भारत ने एक ऐसा कदम भी उठाया है जिससे वो साउथ चाइना सी में भी घिरता जा रहा है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। गलवान में चीन का सबसे बड़ा झूठ बेनकाब। खूनी झड़प बनी चीनी सैनिकों की कब्रगाह। इंडिया न्यूज ने खोल दी ड्रैगन की पोल, सच आया सामने। झड़प में एक नहीं, मारे गए 35 चीनी सैनिक। इन तस्वीरों को गौर से देखिए और गिनती कीजिए। ये पूरी 35 कब्रें हैं जो चीन के उस झूठ का पर्दाफाश करती हैं जो उसने गलवान झड़प को लेकर पूरी दुनिया से बोला था। गलवान घाटी में चीन भले ही इस बात को हमेशा नकारता रहा है, गलवान में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये 35 कब्रें साफ करती हैं कि हमारे भारतीय सैनिकों ने चीन की हाईटेक ब्रिगेड पर बड़ा वार किया। गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में चीन के 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर सामने आई थी, लेकिन चीन ने इस खबर से इनकार किया। अब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के मारे जाने का पुख्ता सबूत सामने आया है। इंडिया न्यूज के हाथ चीनी सैनिकों के कब्र की तस्वीर लगी है। कब्र में साफ तौर पर लिखा है जगह चेन जियोनग्रोन, सोल्जर नंबर 69,316। चीनी सैनिक का पता फजियान, पिंगनॉन, चीन। सैनिक की जन्मतिथि दिसंबर 2001। तस्वीर से साफ हो जाता है कि गलवान घाटी में चीनी सैनिक भी मारे गए थे। तस्वीर एक चीनी सैनिक की कब्र की है। कब्र पर साफ लिखा है 19 साल के इस चीनी सैनिक की मौत भारतीय सीमा पर हुई है। गलवान घाटी विवाद के बाद पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने भी यहां का दौरा किया था और तैनात जवानों की हौसला अफजाई भी की थी और चीन को इशारों में हद में रहने की हिदायत दी थी। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित कर। और इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फिर से एक बार मैं बता देती हूं कौन कौन से डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब, मैं आपका पहले रुख करती हूं क्योंकि हम लगातार ये बातचीत करते आ रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो चीन की हरकतें दिख रही हैं,
एक तो हम ये मानकर चलें कि चीन पहले से ही बौखलाया हुआ था, क्योंकि जो 35 कब्रों की तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं, गलवान घाटी चीनी सेना की कब्रगाह बन गई थी, ये अब दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन ये शुरुआत से ही भारत कहता आया और शुरुआत से ही इसके सबूत भी थे तमाम जगहों पर, भले ही चीन उसे माने या ना माने। इसीलिए चीन बौखलाया हुआ था। भारतीय सेना जिस तरह से अपने ताकत को लगातार बढ़ाती जा रही है, रोड कंस्ट्रक्शन लगातार हो रहा है वहां पर, या फिर नए मिसाइल्स की तैनाती हो, जो ताकत बढ़ रहा है उसकी रोज हम रिपोर्ट देते हैं और वो वाकई ये दिखाती है कि तमाम देशों का, बड़े बड़े विकसित देशों का सहयोग भी भारत के साथ है। और इसके साथ ही सीडीएस बिपिन रावत ने जो कहा सर कि हमारे पास और भी विकल्प हैं अगर बातचीत के टेबल पर नहीं सुलझता है ये मामला, क्या ये तमाम बातें हैं जिसकी वजह से चीन बौखलाया हुआ है और हमने ये 29-30 अगस्त वाली घटना देखी? बिल्कुल ठीक कहा आपने शुभ्रा जी। देखिए, ये जो चीनी सेना वहां मरे थे, ये हमारे लिए वो इशू नहीं है, वो इशू उन लोगों के लिए है जो हमेशा वो सबूत मांगते हैं भारतीय सेना से, भारतीय सरकार से। ये प्रॉब्लम उनकी है, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी जब सेना जब हाथापाई में जब वहां पे लगे, जब गलवान घाटी में वो हुई झड़प, तो उन्होंने अपना काम कर दिया था, वो तो हमें पहले ही दिन से पता है। तो अभी उसके प्रूफ मिल रहे हैं, वो और बात है, उसकी हम बात ना करें। बात ये है कि जो बिपिन रावत जी ने अभी जो कुछ दिनों पहले में कहा था कि हमारे लिए हर ऑप्शन जो है वो टेबल पे है, मुझे लगता है ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि चीन की नीति को समझिए आप, चीन का वो जो नीति है, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, वो उससे वो बाज नहीं आएगा। और उसके लिए ये ईस्टर्न लद्दाख एरिया जो है वो बहुत वाइटल है, क्योंकि यही एक एरिया ऐसा है जिससे कि वो भारत के अंदर में आसानी से अंदर जा सकता है और पाकिस्तान से अपना जो शॉर्टकट है वो उसको एस्टैब्लिश कर सकता है। तो वो हर कोशिश करेगा इसको पार करने के लिए। और इसी मामले में, इसी परिप्रेक्ष्य में, ये जो 29-30 रात की जो अभी ये घटना हुई थी, जो जनरल साहब बता रहे थे आपको जी, ये मायने रखता है। देखिए, ये एक्सिस जो है चाइना का, गलवान का, सॉरी, पेंगोंग एरिया के थ्रू, ये एक बहुत बड़ा एक्सिस है। उसके ट्रूप्स कम से कम 7,000 ट्रूप पीछे में खड़े हैं। और दूसरा एक्सिस जो हमने अभी तक बात नहीं किया है, वो है चुमार डेमचौर। वहां पे भी चीन की जो है बहुत सारी कंस्ट्रक्शन आ गई हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, 4 बार वो 10 किलोमीटर आके अंदर में रह चुके हैं और बिल्कुल। तो ये जो लगातार इस तरह की हरकतें चीन तो कर ही रहा है, हालांकि पहले से पूरा इतिहास चीन का रहा है। लेकिन ये बताया जाता है कि 1962 के बाद पहली बार इस तरह की स्थिति बनी है जब उस इलाके में इतनी बड़ी झड़प हुई हो। और 15 मई के बाद से ये कहा जाने लगा था कि चीन को अब सबक सिखाना बहुत जरूरी है। लेकिन के सिन्हा साहब, मैं आपका रुख करना चाहती हूं एक बार फिर से, और चीन की स्ट्रैटेजी को मैं जरा आपसे समझना चाहती हूं, क्योंकि बातचीत के टेबल पर लगातार चीन है और कॉप कमांडर लेवल की कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं और हर बार वो कह देता है कि नहीं हम पीछे हटा रहे हैं सैनिक, लेकिन फिंगर 4 पर वो लगातार बना हुआ है, जमा हुआ है। हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक हाड़ कपा देने वाली ठंड में वहां पर लगातार चीनी सैनिकों को धकेले हुए हैं पीछे और उनकी साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। ये तो चीन की बौखलाहट है ही। लेकिन बिपिन रावत साहब ने जो कहा कि हमारे पास और भी विकल्प हैं, क्या अब चीन के को जवाब देने का या फिर चीन को सबक सिखाने का सिर्फ यही रास्ता बचा है क्या? बातचीत के टेबल पर जो चल रहा है उसको लेकर के आप क्या समझते हैं, और खासतौर से इस घटना के बाद, 29-30 तारीख की घटना के बाद? देखिए शुभ्रा, बातचीत से कोई मसला हल नहीं होगा और यही हमारी प्रॉब्लम रही है। हम लोग 88 तक, 87 में आपको सुंदरौन जो हुआ था, उसके पहले 67 में आपको पता होगा जिस तरह से हमारी झड़प हुई, हम प्रोएक्टिव तरीके से उस समय दोनों ने हमने कार्रवाई की। उसके बाद भारत कहीं ना कहीं बातचीत के टेबल पे, ये चाइना की फितरत रही है और चाइना की फितरत में हम फंसते जाते हैं। ये आपके बातचीत से कोई मसला सुलझने वाला है, ये आप सोच लीजिए। ये नहीं कि बातचीत ना हो, बातचीत होती रहती है। सैन्य जब कार्रवाई सामरिक तरीके में बातचीत, पर आप उस पर डिपेंड नहीं होते हैं। प्रॉब्लम यही है कि हम उस पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं। आप 15-15 घंटे, 16-16 घंटे क्या बातचीत करते हैं? मैं इस सेक्टर में, इन जगहों पे मेजर जनरल ऑपरेशंस रहा हूं और ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स किए हैं, करवाए, इसमें कुछ नहीं निकलता।
कुछ नहीं, 15 घंटे में क्या बात नहीं, होगी? लेकिन आप कहते सर हैं कि थोड़ी सी मुझे आपत्ति है यहाँ पर, थोड़ी सी आप जो कह रहे हैं, मैं आपको मैं समझना चाहती हूँ, सर, जो स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, बातचीत जो स्ट्रैटेजी की बात हो रही है सिन्हा साहब, जो स्ट्रैटेजी कोई भी जो समझदार मुल्क है उसके लिए वॉर का जो मिलिट्री एक्शन का जो ऑप्शन होता है वो सबसे आखिरी होता है। तो क्यों ना आखिर भारत तमाम वो ऑप्शंस अपना करके देख ले जो मिलिट्री एक्शन के पहले आते हैं, और वही तो भारत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब बिपिन रावत साहब ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं हुआ, हमारे पास और भी विकल्प हैं, हमारे पास मिलिट्री एक्शन का, युद्ध का विकल्प भी है, तो क्या आप समझा जाना चाहिए कि ये चीन को आखिरी चेतावनी है? देखिए, आखिरी और लास्ट चेतावनी तो आपने पहले दे दी जब प्रधानमंत्री ने कह दिया। आप मेरे से पूछ रही हैं? जी, आपसे ही सर। मेरे से पूछ रही हैं? जी, देखिए, जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, नीमू से कह दिया कि विस्तारवाद का समय खत्म हुआ, उससे ज्यादा आप क्या डेडलाइन देंगी? डेडलाइन तो दिया जा चुका है। बिपिन रावत यदि कहते हैं कि हमारा विकल्प खुला हुआ है, तो मैं नहीं मानता यह विकल्प। देखिए, विकल्प ऐसा नहीं होता है। आप अपने पेट्रोलिंग को नहीं रोक सकते। आप 15 और 16 की रात में जब ये झड़प हुई, उसके बाद 2 महीने हो गए, हम नहीं रुक सकते। आपको प्रोएक्टिव तरीके से अपनी कार्रवाइयां करनी पड़ेगी। ठीक है। वक्त मेरे पास चूंकि थोड़ा सा कम है, वीएन झा साहब, मैं फिर से एक बार आपके पास आना चाहूंगी। ये जो स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं, क्या इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारतीय जवान लगातार फिंगर 4 पर और तमाम दूसरे इलाकों पर चीन की जो साजिश है उसे नाकाम करते आ रहे हैं? चीन बौखलाहट में अब इस तरह के कदम उठा रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है, और भारत किसी भी तरीके से अपनी तैयारियों में पीछे नहीं है। क्योंकि देखिए, साउथ चाइना सी में अपने युद्धपोत तैनात करना, ये इस बात की बानगी है। बिपिन रावत साहब का ये बयान देना, ये इस बात की बानगी है कि भारत कहीं भी हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन ये ऑप्शन, ये गुंजाइश भी नहीं छोड़ना चाहता कि हमने देखिए साहब बातचीत ही नहीं की, क्योंकि विस्तारवाद की नीति चीन अपना रहा है, वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। ये मैसेज तो गया है ना विश्व भर में, और इसीलिए आज दुनिया के तमाम बड़े देश भारत के साथ हैं, चीन के साथ तो कोई नहीं है। सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने शुभ्रा जी, और यही एक मसला ऐसा है। हाँ, ये थोड़ी सी मैं थोड़ा सा जनरल सिन्हा से, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, वो इस एरिया में ऑपरेशंस में काम कर चुके हैं, बहुत इनकी मान्यता है इनके कथनों की। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफर करता हूँ। देखिए, अगर शांतिपूर्ण तरीके से रिजॉल्व करने का एक भी मौका अगर हाथ में है तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और याद रखें कि हमारी जीडीपी जो है वो अभी 3 ट्रिलियन डॉलर हुई है, चीन का ऑलरेडी 16 ट्रिलियन डॉलर है। तो हम कहाँ, एक तो वो हम सोच रहे थे कि हम अपना इकोनॉमी बढ़ाएंगे, हम स्वावलंबी बनेंगे, और इसके बीच में चीन का ये आ गया है। और देखिए, अभी कितने सारे सामान हमें बाहर से खरीदने पड़े हैं, और ये अंत नहीं है। अगर ये वॉर हुआ तो पाकिस्तान भी दूसरी तरफ में आपका है, नुकसान काफी ज्यादा होता है। वॉर का जो नुकसान है काफी ज्यादा होता है। चीन पीठ पीछे छुरा घोंपने वाला मुल्क है, और इसीलिए पाकिस्तान के सर पर, कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है, नेपाल को अपने पक्ष में करना चाहता है। म्यांमार में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। अब सिन्हा साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि आप इससे सहमत नहीं हैं जो झा साहब कह रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अलग अलग मत हैं, अलग अलग ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, विकल्पों की बात हो रही है। लेकिन भारतीय सेना ये जानती है कि कैसे चीन से निपटना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से मंच पर ऐलान किया कि विस्तारवाद की नीति से सिर्फ दुनिया को नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। देखना होगा कि आगे भारतीय सेना कौन सा कदम उठाती है, क्योंकि लगातार अपनी ताकत को सेना बढ़ा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक जाते हैं। यहाँ पर तमाम अहम खबरें इंडिया न्यूज पर जारी है, बने रहिए।